पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम जाने थे, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के हानि और लाभ के बारे में भी जाने थे। उसके बाद हम जाने थे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और क्लोन क्या होता है। उसके बाद हम ये जाने थे कि अलैंगिक जनन के क्या हानि होते हैं। अब हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला है फिशन यानी विखंडन। इस जनन की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले जो होता है केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और नए जो संतति का निर्माण होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन, मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, द्विविखंडन इसमें एक सेल से एक जीव से 2 नए संतति उत्पन्न होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अमीबा के बारे में देख रहे हैं, अमीबा में किस प्रकार से जो होता है जनन होता है। तो अमीबा ये हम देख रहे हैं कि ये पेरेंट सेल है और ये इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं कि हम कि 2 नए जो केंद्रक बन रहे हैं, मतलब कि एक यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो मतलब और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है ये भी अब विभाजित हो रहा है और इसके विभाजित होने के पश्चात 2 नए जो अमीबा हैं वो बन रहे हैं। और इसी प्रकार से बैक्टीरिया और पैरामीशियम में भी होता है। उसके बाद आते हैं मल्टीपल फिशन पे यानी बहुविखंडन पर। तो यह प्लाज्मोडियम में होता है। इसमें भी पहले कोई केंद्रक का विभाजन होता है यानी कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है यानी साइटोकाइनेसिस होता है। अब आते हैं अगले फ्रेगमेंटेशन पे, खंडन पे। यह स्पाइरोगैरा में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये स्पाइरोगैरा है इसका कोई भी भाग यदि टूट जाए तो वह भाग एक नए स्पाइरोगैरा में बदल जाता है और एक नया स्पाइरोगैरा बनता है उससे। उसके बाद बात करते हैं बडिंग की। तो इस प्रक्रिया में एक जो अलैंगिक संरचना होता है वो उसका विकास होता है जिसे बड कहा जाता है। यह बडिंग 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में जैसे कि ये स्पंजी में होता है, इसके अंदर जो अलैंगिक संरचना होता है बड उसका निर्माण होता है और वो जेम्यूल्स कहलाता है, यानी कि इसमें स्पंजी के अंदर होता है। जबकि एक्सटर्नल बडिंग में जो होता है बड का निर्माण वो जीव के यानी पेरेंट के शरीर पे होता है, बॉडी पे होता है। तो ये ईस्ट और हाइड्रा में होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाइड्रा के बारे में मैं उतना मतलब पिक्चर में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी करने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रा है और इसके साइड से ये बड निकल रहा है। तो आगे देख रहे हैं इसका विकास हो रहा है, धीरे धीरे इसका विकास होता है और पूर्ण रूप से विकास होने के पश्चात यह एक नए हाइड्रा के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन की बातें, पुनरुद्भवन के बारे में। तो ये प्लेनेरिया में होता है रीजेनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेनेरिया के अगर कोई भी भाग यदि काटा जाए, मतलब कि उसके हर एक भाग में, हर एक कटे हुए टुकड़े में इतना क्षमता होता है कि वो नया प्लेनेरिया बन। अब स्पोरोल्यूशन यानी स्पोर के निर्माण के प्रक्रिया को स्पोरोल्यूशन कहा जाता है, यानी बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पोरोल्यूशन कहा जाता है। ये जो होता है बहुत ही स्पोर होता है, सूक्ष्म कोशिका होता है और पतला भित्ति होता है। और इसमें मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और ये गति नहीं कर पाते, यही कारण ये क्लेमाइडोमोनास में होता है। उसके बाद प्लेनोस्पोर, चल बीजाणु, ये भी क्लेमाइडोमोनास और क्लेडोफोरा में देखने को मिलता है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये गति कर पाते हैं। उसके बाद है कॉर्निडिया, यह पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम के ऊपरी भाग में कॉर्निडियोफोर होता है जहाँ पर इसका कॉर्निडिया का विकास होता है और ये भी एक नए मतलब संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वर्धी प्रजनन के बारे में देखते हैं। तो यह होता है क्या, जो भी प्लांट्स हैं वो उनमें यह क्षमता होता है कि
वे जो होते हैं, यदि पुष्पीय पौधा हो तो उनमें भी क्षमता होता है कि वह पुष्प के अलावे भी अन्य भाग से भी नए जो पौधे होते हैं उनका निर्माण कर पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वही एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन जो पौधे में होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वर्धी प्रजनन कहलाता है। अभी हम अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच क्या अंतर होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर। तो इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो विपरीत लिंग के जीव या दो विपरीत युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें दो गैमेट्स बनते हैं या फिर दो जीव होते हैं, दोनों में अलग अलग गैमेट बनता है और उनका संलयन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव भाग लेता है और इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है। फिर दूसरा है लैंगिक जनन में, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। चूंकि गैमेट बना तो अब दोनों गैमेट का संलयन होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और नया जायगोट बनेगा और फिर उसका डेवलपमेंट होते होते ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन अलैंगिक जनन में इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसमें युग्मक का संलयन भी नहीं होगा। इसके बाद है लैंगिक जनन में इस प्रकार उत्पन्न जीव अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होते। हाँ, फिर कुछ जो मतलब गुण होते हैं लेकिन बिल्कुल समान नहीं होते। लेकिन जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जीव होते हैं वो आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होते हैं। इस कारण से उन्हें क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। अब आते हैं लैंगिक जनन में, यह क्रम विकास में सहायक होता है। चूंकि यहाँ दो अलग अलग जीव आए और उनका गैमेट आया, उनका दोनों का अलग अलग गुण होता है और दोनों का गुण इस नई संतति में आता है तो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन के कारण उस मतलब कि प्रजाति का क्रम विकास होता है, इवोल्यूशन आता है। उसके बाद अलैंगिक जनन में यह चूंकि मतलब एक ही जीव से हुआ है तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता और यह क्रम विकास में सहायक नहीं होता। इसके बाद है लैंगिक जनन में यह बहुत ही धीमा एवं जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें बहुत सारे मतलब गैमेटोजेनेसिस, उसका गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे, उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फिर उसका डेवलपमेंट, और इस प्रकार से बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत धीमा चलता है। लेकिन अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि फ्यूजन होगा या फिर गैमेट बनेगा। इसमें एक ही जीव से ये सारे जनन की प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। तो यह लैंगिक जनन के अपेक्षाकृत बहुत ही सरल एवं आसान होता है। तो ये हम समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर।